हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। तो चैप्टर नंबर 5 तो हमने पूरा कर लिया है, इवन हमने उसकी जो ऑप्शनल एक्सरसाइज थी उसके भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। नाउ इट्स योर टर्न टू कंप्लीट द होल चैप्टर and revise the chapter, and if there is any doubt related with chapter 5 or chapter 4, 3, 2, 1 any chapter, you can ask, you are free to ask. And today we are going to start chapter 6 triangles। बड़ा important chapter है, इससे कुछ डिडक्शन भी हुआ है, जैसे कि आपकी एरिया थ्योरम हट चुकी है, यानी एरिया से रिलेटेड जो थ्योरम थी वो भी यहाँ से जा चुकी है। तो अभी सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूँ। हम सबसे पहले इस चैप्टर में ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज बेसिकली अबाउट द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और वी कैन से इट इज थेल्स थ्योरम एज इट इज डिस्कवर्ड और एज इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय थेल्स, अ मैथमेटिशियन, अ ग्रेट मैथमेटिशियन। तो उसमें हम देखेंगे कि थेल्स थ्योरम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रायंगल्स के बारे में बता दूं कि क्लास 9th तक हमने ट्रायंगल्स को जो स्टडी किया उसमें 3 तरह के ट्रायंगल्स स्टडी किए हैं। ये तो मालूम ही होगा आपको, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, बेसिक ट्रायंगल्स ये थे। फिर राइट एंगल ट्रायंगल आया और ये सारी चीज़ें आती गई। तो क्लास 9th तक जो हमने ट्रायंगल्स में जो मेजरली स्टडी किया था दैट वाज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स जिसके हमने रूल्स पढ़े थे, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी सच एज ट्रिपल एस साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, एस कॉन्ग्रुएंसी, ए कॉन्ग्रुएंसी, एस कॉन्ग्रुएंसी के रूल थे। तो कॉन्ग्रुएंसी को समझने के लिए आपको सबसे पहले आपने क्या समझा था क्लास 9th में कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मालूम है सर, क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंट फिगर में जो हमने पढ़ा है क्लास 9th में, और यहाँ जो पढ़ने वाले उसमें थोड़ा सा इंटर रिलेशन है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में आपने क्या पढ़ा था? आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें पढ़ा था द फिगर्स विच आर सेम इन शेप एंड सेम इन साइज। सेम इन शेप एंड सेम इन साइज, सच फिगर्स आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, जो फिगर साइज में और शेप में एक जैसे होंगे दोस फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, सच एज द पाम्स ऑफ माय हैंड, जैसे कि मेरे हाथ की हथेलियां, जैसे कि द 2 साइड्स ऑफ दिस कॉपी, दीज आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये शेप और साइज दोनों में सेम है। बट इफ वी स्टडी अबाउट सिमिलर फिगर्स, अगर हम सिमिलर की डेफिनेशन देखें जो कि हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर में, तो सिमिलर फिगर में क्या कहा गया है कि the figures which are same in shape but need not to be same in size। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है कि साइज में सेम ना हो, need not to be, जरूरी नहीं है कि वो साइज में सेम हो, need not to be सेम इन साइज। डेफिनेशन के एक एक वर्ड पे बड़ा फोकस करना होगा आपको कि सिमिलर फिगर की डेफिनेशन और कॉन्ग्रुएंट फिगर की डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर है कि जो फिगर सेम इन शेप और सेम इन साइज हो, सच एज आई ड्रॉ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 यूनिट, दीज आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। बेसिकली दीज सर्कल्स कैन ओवरलैप ईच अदर, ये सर्कल एक दूसरे के ऊपर आ सकते हैं, दैट्स व्हाई दीज सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। But if I draw a circle of radius 5 unit and another circle of radius 1 unit, तो will you conclude that these circles are congruent? Obviously not। ये सर्कल congruent है लेकिन ये congruent नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन सर्कल्स की रेडियस अलग अलग है, इनकी मेजरमेंट रेडियस की जो ली गई वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिए कि वो फिगर जो शेप में भी एक जैसे हो, साइज में भी एक जैसे हो, वो फिगर आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और जो फिगर केवल और केवल शेप में एक जैसे हो, जरूरी नहीं है कि वो साइज में भी एक जैसे हो, ऐसे फिगर्स आपके क्या होते हैं? सिमिलर फिगर। देखो इनका शेप एक जैसा है, ये दोनों सर्कल्स हैं बट इनका रेडियस डिफरेंट है, तो ये सिमिलर है। तो सिमिलर फिगर्स में क्या देखना है आपको? शेप एक जैसा हो, साइज जरूरी नहीं है कि एक जैसा हो या ना हो। अब इन दोनों डेफिनेशन को पढ़ने के बाद
क्या मैं एक यहां पर नोट लिख सकता हूं, और वो नोट है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर but all similar need not to be congruent. देखो मैं यहां पे एग्जैक्ट डिनाई नहीं कर रहा हूं कि सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हैं, ये तो 100% श्योर है। जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे वो सब सिमिलर होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो। जैसे कि ये सिमिलर है लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट है, ये सिमिलर भी है। तो इतनी चीज क्लियर हो गई है। अब जैसे आप ट्रायंगल्स में ले लें, ऑल कॉन्ग्रुएंट, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, बिकॉज उनका शेप एक जैसा है। अब ऐसा तो है नहीं यार कि कोई रेक्टेंगल गोल बना देगा ना, तो रेक्टेंगल का शेप सबका एक जैसा होगा, स्क्वायर का शेप सबका एक जैसा होगा। अगर आप स्क्वायर बना रहे हैं, चाहे छोटा बनाए चाहे बड़ा बनाए, शेप एक जैसा है, साइज एक जैसा नहीं है, इसका मतलब ये फिगर आपके सिमिलर हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि फिगर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस है, और कब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आपको यूज करना है कि सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन सारे सिमिलर फिगर जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स के बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पर सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट तो बेटा आपको और आगे भी अभी मिलेंगे। रूल ऑफ सिमिलरिटी जो हमने पढ़ने हैं यहाँ पर, जैसे रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे वैसे ही रूल ऑफ सिमिलरिटी भी यहाँ स्टडी करेंगे। उससे पहले हमारे पास एक थ्योरम आई है जिसे हम थ्योरम 6.1 या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अक्सर पूछी जाती है 4 नंबर में। इसका नाम आप थेल्स थ्योरम दे सकते हैं। और आप इसे बीपीटी कह सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसे हिंदी में बोलते हैं आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। ठीक है, बेसिक आधारभूत प्रोपोर्शनलिटी आनुपातिक थ्योरम प्रमेय। ठीक है, तो बीपीटी क्या है, तो पहले मैं आपको रफली बताने की कोशिश करूंगा कि बीपीटी में हमें प्रूफ क्या करना है। हमें यह प्रूफ करना है, अगर एक ट्रायंगल है एबीसी और इसकी 2 साइड इंटरसेक्ट हुई हैं डी और ई पॉइंट पर, ठीक है, ये लाइंस पैरेलल हैं, डी पैरेलल बीसी है, ये गिवन है यहाँ पर, तो मैं गिवन है तो यहाँ पे लिख दूंगा। ये सिंबल हटा दे रहा हूँ क्योंकि मैं मालूम है ये लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है। तो हमें प्रूफ करना है क्या, बीपीटी में क्या प्रूफ करना है कि द रेशियो ऑफ एडी टू डीबी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एई टू ईसी, या हम प्रूफ करें एडी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए अपॉन ए सी। ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये इसी का एक फॉर्मेट है, ए डी अपॉन डी बी और इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी और ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ये एक ही थ्योरम के अलग अलग पहलू हैं, एक ही थ्योरम के अलग अलग रूप हैं, लेकिन थ्योरम एक ही है। तो हमें प्रूफ करना है, या तो ये प्रूफ कर देंगे या ये प्रूफ कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन, देखो जो चीज़ें गिवन है वो मैं लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं, उतना टाइम भी नहीं होता कि मैं एक एक चीज़ यहाँ पे आपको लिख के बताऊँ। गिवन क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी इन विच डी पैरेलल बी सी, दैट्स इट। एक ट्रायंगल है ए बी सी इन विच डी पैरेलल बी सी, दैट्स इट। कंस्ट्रक्शन के थ्रू आपने क्या किया, आपने पॉइंट डी से साइड ए सी पर एक परपेंडिकुलर फॉल कराया, सपोज इट्स डी एम, और यहां से एक परपेंडिकुलर फॉल कराया, सपोज इट्स ई एन। ठीक है, ये 2 परपेंडिकुलर्स आपने ड्रॉप कराए यहाँ पर, एल्टीट्यूड्स परपेंडिकुलर कुछ भी बोल दें। ठीक है, और हमने यहाँ पे बी को ज्वाइन कर दिया ई से और डी को ज्वाइन कर दिया सी से। अब हम इस थ्योरम का पूरा प्रूफ देखने वाले हैं। तो गिवन क्या है ये आपको मालूम है,
टू प्रूव क्या करना है वो मैंने पहले ही लिख दिया है। अब देखते हैं इस थ्योरम का प्रूफ क्या है। तो प्रूफ देखिए, इस थ्योरम का प्रूफ क्या करना है हमें। इसमें हम यहां पर सबसे पहले निकाल रहे हैं एरिया ट्रायंगल ADE। क्या फाइंड कर रहे हैं? एरिया ट्रायंगल ADE। किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, अगर उस ट्रायंगल में एक भी एल्टीट्यूड गिरा हुआ है तो फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट और हाफ बेस इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर। इसके ऊपर जो एल्टीट्यूड गिर रहा है वो लिख देंगे हाफ। ADE में अगर बेस में AD ले लूं, देखो AD बेस ले रहा हूं मैं, क्या बेस ले रहा हूं? AD। तो AD के ऊपर कौन सी हाइट गिर रही है? EN, तो EN। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब मैं यहां पे निकाल रहा हूं एरिया ट्रायंगल BDE। BDE का एरिया कितना होगा? BDE का एरिया होगा हाफ, बेस ले रहा हूं DB और इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट है EN। इतनी चीज क्लियर हो गई। दिस इज योर इक्वेशन, लेट इट बी फर्स्ट, दिस इज योर इक्वेशन, लेट इट बी सेकेंड। अब मैं क्या कर रहा हूं? एरिया ट्रायंगल DCE फाइंड कर रहा हूं। क्या फाइंड कर रहा हूं? एरिया ट्रायंगल DCE क्या होगा? हाफ EC, क्या बेस लिया आपने? EC। EC के ऊपर करस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी है? DM। लेट इट बी योर इक्वेशन थर्ड। इज इट क्लियर? नाउ अगेन आई एम गोइंग टू फाइंड एरिया ट्रायंगल ADE। अब आप सोचेंगे दो बार क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि इस पर दो एल्टीट्यूड है। ट्रायंगल ADE पर दो एल्टीट्यूड हैं, एक एल्टीट्यूड है DM और एक एल्टीट्यूड है EN। अभी हमने जो एरिया फाइंड किया वो DM एल्टीट्यूड के थ्रू फाइंड किया, अब हम फाइंड करेंगे EM एल्टीट्यूड के थ्रू। तो बेस हम कौन सा लेंगे? AE इंटू EM। इक्वेशन 4। इतनी चीज क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे चार इक्वेशंस आपके सामने, अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और गौर फरमाइएगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखो ADE का एरिया और ADE का एरिया, किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप 10 तरीके से निकाल लो, एरिया वही रहेगा। एरिया इज नॉट गोइंग टू बी चेंज इफ यू चेंज द वे ऑफ फाइंडिंग इट। आपका एरिया नहीं बदलेगा चाहे आप एरिया निकालने का तरीका बदल दें। फिर तो ये फर्स्ट और फोर्थ के एरिया बराबर हो गए हैं। दूसरी चीज सेकेंड और थर्ड में जरा आप ध्यान से देखें, एरिया ट्रायंगल BDE जो हमारे पास यहाँ पर है ट्रायंगल BDE और एरिया ट्रायंगल DCE ये रहा। और हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि इफ टू ट्रायंगल्स आर लाइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल दे आर इक्वल इन एरिया। अगर दो ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल में लाई कर रहे हैं तो उनके एरिया क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अब मैं फिगर हटा दे रहा हूँ, चूंकि चलिए फिगर नहीं हटाऊंगा तो कोशिश करेंगे इसको यहाँ पे लिखें। तो मैं क्या कर रहा हूं? फर्स्ट अपॉन सेकेंड कर रहा हूं। फर्स्ट अपॉन सेकेंड, फर्स्ट अपॉन सेकेंड। तो जरा फर्स्ट और सेकेंड का डिवाइड करो तो क्या आएगा? एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DBE इक्वल टू, ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? AD अपॉन DB। लेट इट बी योर इक्वेशन कैपिटल A, सॉरी कुछ भी कह दो, P इक्वेशन कह दो, A पहले से ही नाम दे चुके हैं। ठीक है, अब मैं कर रहा हूं ADE अपॉन DCE यानी फोर्थ अपॉन थर्ड। तो ADE अपॉन DCE चेक करो क्या आएगा। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, फोर्थ अपॉन थर्ड किया है मैंने, तो यहाँ पे मैं EM लिख गया हूँ, ये DM है बेटा। आप देखें ADE का एरिया निकाला, बेस लिया है AE, तो ये होगा DM। हाफ से हाफ कैंसिल, ये अपॉन ये कर रहे हैं, तो हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, DM से DM कैंसिल हुआ, तो क्या बचा? AE अपॉन EC। लेट इट बी इक्वेशन Q। इतनी चीज़ आई थिंक विजिबल है, आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ पर मैंने
P और Q दो इक्वेशंस फाइंड कर ली हैं। कैसे फाइंड की है? इक्वेशन P जो है वो फर्स्ट अपॉन सेकेंड से आई है, इक्वेशन Q जो है वो फोर्थ अपॉन थर्ड से आई है। अब थोड़ा सा एनालिसिस करो कि क्या इक्वेशन P और Q आपस में बराबर हैं? कैसे? देखो मैं बता रहा हूँ, ADE बराबर है, DBE DCE के बराबर है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये पार्ट हटा दे रहा हूँ मैं क्योंकि ये पार्ट आप देख चुके हैं। Since area triangle DBE equal to area triangle DCE, उसका रीजन क्या लिखेंगे? ट्रायंगल्स lying on same base चाहे तो सेम बेस भी बता सकते हैं, एंड बिटवीन सेम पैरेलल, ये रीज़न है इसका कि ये एरिया क्यों बराबर है। ट्रायंगल DBE और DCE के एरिया इसलिए बराबर है क्योंकि ये दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल पे लाई कर रहे हैं। अब ADE के बराबर है, DBE DCE के बराबर है, तो क्या हम ये कह सकते हैं, नाउ इक्वेशन P इक्वल टू इक्वेशन Q। इक्वेशन P और इक्वेशन Q इक्वल हो चुकी हैं। इक्वेशन P क्या है? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। दैट्स आर रिजल्ट व्हाट वी नीड टू प्रूव। ये हमारा एक रिजल्ट आ गया है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ऑन एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1 ऐड कर दे रहा हूँ। मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर रहा हूँ तो देखिए मुझे क्या मिलेगा। 1 ऐड करने पे ये हो जाएगा, मैं थोड़ा इसको साफ कर दूं, ये हो जाएगा AD अपॉन DB प्लस 1 इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद ये क्या बनेगा? AD प्लस DB अपॉन DB इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC। जरा AD और DB को ऐड करिए, AD प्लस DB क्या बनेगा? AB क्या बनेगा? AB अपॉन DB। यहाँ पर AE और EC को ऐड करिए, क्या बनेगा? AC अपॉन EC। मैं इसका रिवर्स लिख दे रहा हूँ, रेसिप्रोकल करके लिख रहा हूँ, तो ये बना हमारा DB अपॉन AB इक्वल टू EC अपॉन AC। तो एक रिजल्ट ये भी हो गया, एक रिजल्ट ये डिराइव्ड रिजल्ट है। ऐसे रिजल्ट्स को क्या बोलेंगे? डिराइव्ड रिजल्ट है, और ये मेन रिजल्ट है। यानी ये रिजल्ट कहाँ से आया? इस वाली कॉन्सेप्ट से आया, तो ये डिराइव्ड रिजल्ट हुआ। तो इस तरीके से हमने थ्योरम 6.1 को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने देखा है कि कैसे हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को समझा है। तो आई होप बीपीटी आपके लिए क्लियर हो चुकी है। अब इस बीपीटी को आप घर पे लगाइए, समझिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट्स थे, क्या मीनिंग निकला इस थ्योरम का, इसके क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं, क्या आउटपुट मिला है। तो इस थ्योरम को घर पे लगाइए एंड कीप स्टडिंग डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।